हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आगे के प्रश्न संस्कृतियों का टकराव से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। पुर्तगाल और स्पेन ने 15वीं एवं 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज की और यात्राओं को प्रोत्साहित किया तथा प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप पहुंचा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट तक पहुंचा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इसने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहद भूखंड से परिचित कराया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों में आर्थिक कारण एवं नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला। नए क्षेत्रों की खोज और ईसाई धर्म का प्रचार, जिससे सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल और स्पेन। यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप में स्थित पुर्तगाल व स्पेन के लोगों द्वारा शुरू की गई थी। उनकी इस समुद्री यात्रा को इतिहासकारों ने खोज यात्रा नाम दिया था। पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में अरबों के रास्ते होते हुए मालोर्का के कैटलन से मिली थी। पुर्तगाल के अवीज राजवंश के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ हुई। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए एशिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और वह 1498 में भारत के समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचने में सफल रहा। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण कर दिया। उसने आविष्कार परियोजनाओं के लिए साग्रेस में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसी प्रकार स्पेन के राजा फर्डिनेंड तथा रानी इसाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्राओं को वित्त पोषित किया था। कोलंबस 1492 में बहामा द्वीप समूह में स्थित गुआनाहानी द्वीप पहुंचा, जिसे उसने भारत समझ लिया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में किससे मिली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबों के रास्ते होते हुए मालोर्का के कैटलन से।
अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश जिसने पहली बार भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवीज राजवंश के शासन में पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साग्रेस में। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानी इसाबेला और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्जिस मिस्ले। फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग जॉर्जिस मिस्ले ने किया था, जबकि जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स ने भी इस पद का प्रयोग किया। अंग्रेजी में सर्वप्रथम आर्नाल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस पद का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति घटित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1780 से 1850 के बीच। ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक में उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार अंग्रेजी में प्रयोग अर्नाल्ड टायनबी ने किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया था जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के मध्य हुए थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1884 में उनके व्याख्यान एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। यद्यपि 1730 के दशक में ही इंग्लैंड में सबसे पहली फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी, किंतु इसमें तीव्रता 18वीं शताब्दी के अंत में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टायनबी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में डैश नामक पुस्तक में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सबसे पहले फैक्ट्री की शुरुआत 1730 के दशक में की गई थी, लेकिन केवल डैश के अंत में कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18वीं सदी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द एबव। 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का होना, ब्रिटेन के पास नए औद्योगिक मशीनों एवं कारखानों की स्थापना हेतु प्रचुर मात्रा में पूंजी की अनवरत आपूर्ति, ब्रिटेन के पास कोयला एवं लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध होना, ये तीनों ही सही है। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुए कृषि क्रांति, औद्योगिक मशीन एवं कारखानों की स्थापना हेतु प्रचुर मात्रा में पूंजी की उपलब्धता तथा लोहा और कोयला जैसे आधारभूत खनिजों का ब्रिटेन में उपलब्धता रही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
औद्योगिक क्रांति के उत्थान में कृषि क्रांति तथा पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी जैसे कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इस क्रांति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। इस क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के उपयोग से शुरू हुई थी। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सर्वप्रथम सामंत वर्ग की अवधारणा से इतर मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मध्यम वर्ग के उद्योगपति और व्यापारियों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाई थी। औद्योगिक क्रांति उत्पन्न करने में एक अन्य कारक औपनिवेशिक क्षेत्रों के शोषण व दास व्यापार से पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टूल और लॉर्ड टाउनशेंड एवं आर्थर यंग को जाना जाता है। रॉबर्ट वेस्टर्न ने 3 खेत प्रणाली को घाटों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। जेथरो टूल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। टाउनशेंड ने 3 फसल प्रणाली की जगह पर 4 फसल पद्धति को अपनाया। इसने गेहूं, सलजम, जौ और लौंग बोने की परंपरा शुरू की। आर्थर यंग ने कृषि जोत के आकार को बड़ा करने पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, वाणिज्यवाद था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारी पूंजीवाद में एक प्रारंभिक चरण। 15वीं शताब्दी से यूरोप में समाज की जिस नई व्यवस्था का उदय हुआ उसे पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद में जिन उपकरणों और साधनों से माल का उत्पादन किया जाता है उनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक समाज को पूंजीवादी समाज कहा है। मार्क्सवाद ने पूंजीवाद को निम्न चरणों में विभाजित किया है: कृषि पूंजीवाद, व्यापारी पूंजीवाद, वाणिज्यवाद इसका प्रारंभिक चरण है। यह व्यापार, लूट और दासता पर आधारित थी। औद्योगिक पूंजीवाद उच्च और सुरक्षात्मक शुल्क तथा कारखाना पद्धति के अनुसार केंद्रीकृत उत्पादन पर आधारित था। राज्य पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजी और धन में अंतर निहित है। जहां एक ओर पूंजी का निवेश कर अधिक धन बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर धन प्रत्येक दिन उपयोग में लाया जाता है और खर्च किया जाता है। अतः शाही पूंजीवाद का एक चरण नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यापारी पूंजीवाद किस पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार, लूट और दासता पर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पूंजीवाद किस पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च और सुरक्षात्मक शुल्क और फैक्ट्री सिस्टम की भांति केंद्रीकृत उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था, जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और डैश शामिल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, पूंजी धन से कैसे अलग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धन खर्च करने के लिए होता है जबकि पूंजी अधिक धन बनाती है, और धन प्रत्येक दिन उपयोग के लिए होती है जबकि पूंजी केवल निवेश के लिए होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का एक चरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाही पूंजीवाद। ये पूंजीवाद का चरण नहीं है। व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। अगला प्रश्न है, बूलियनवाद था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्यापार का एक हिस्सा। बूलियनवाद प्रारंभिक व्यापार का भाग था। इसके अंतर्गत व्यापार सोने एवं चांदी के रूप में किया जाता था। 1800 के दशक के प्रारंभ में बूलियनिस्ट विवाद इस बात को लेकर उभरा कि कागज के नोटों की मांग पर सोने में
परिवर्तनीय बनाया जाए या नहीं। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पतनों से हटकर हॉलैंड तथा ब्रिटेन के अटलांटिक पतनों पर आ गया। 17वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था। लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में लंदन में रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया, अर्थात लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया एवं अमेरिका तथा एशिया में व्यापारिक कार्यालय स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में डैश में रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में डैश विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है, मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट एस लोपेज। मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत रॉबर्ट एस लोपेज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वाणिज्यिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। वाणिज्यिक क्रांति के कारण ही 18वीं शताब्दी में शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर भूमध्य यूरोप में संपन्न हुई। 1750 से 1800 के मध्य यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी 2 गुनी हुई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास स्थित थे। 18वीं शताब्दी में भूमंडलीय व्यापार का केंद्र ब्रिटेन के बड़े बड़े शहरों में स्थापित हुआ। ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति की। उसकी व्यापारिकता का सिद्धांत संरक्षणवाद, युद्ध के समान स्थिति, राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष आदि था। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक क्रांति काफ़ी हद तक डैश में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर डैश में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य यूरोप में। अगला प्रश्न है, व्यापारिकता डैश के पक्ष में एक सिद्धांत था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। संरक्षणवाद, युद्ध के समान स्थिति और राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष। अगला प्रश्न है, 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्लिन। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय विद्वानों फ्रांस में जॉर्जेस मिशेल तथा जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। ब्रिटिश लौह उद्योग में 1800 और 1830 के बीच अपने उत्पादन को चौगुना कर दिया था, जबकि वहीं जर्मनी में एक शहर बर्लिन 1830 के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला और लोहा। औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन को कोयला और लोहा 2 संसाधनों से लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयला और लोहे की बड़ी और सुलभ आपूर्ति थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कपास की कटाई और बुनाई से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।